तक? नहीं सर। ग्रेट। चलिए अगला टॉपिक, थोड़ा सा और मोल के बारे में बातें करते हैं, थोड़े से और क्वेश्चन करते हैं और फिर अपन जो अपने को एक्चुअल चैप्टर पढ़ना है उसकी तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। क्वेश्चन, फाइंड आउट टाइम years required to spend 1 mole rupees if one spends 1 crore rupees per second। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। Excuse me, sir. बोल बेटा। Sir, 6.022 into 10 to the power 12. नहीं Years? sir, 6022 into 10 to the power 12 years. I doubt. Sir, is it 6.022 into 10 raised to the power 16? No. सर 19 into Sir, 10 raised to power 11। हाँ ये कुछ ठीक ठीक सा लग रहा है। और बोलिए प्लीज। 10 raised to 21 divided by 6 into 24 into 365। ठीक है, मे बी ये भी सही हो सकता है। इसकी पावर्स जो है ना वो थोड़ी सी इज्जतदार कम लग रही हैं, बस वही समस्या है। सर वो 19 into 10 19.02 into 10 raised to 15 आया। चलिए समझते हैं। आप सब लोग थोड़े से भावुक हो रखे हैं। भावुक से मतलब है कि आंसर देते वक्त थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अपन क्या बोलने वाले हैं। कुछ लोगों ने थोड़ा थोड़ा सही भी सोचा था पर पूरा नहीं सोचा। समझिए, यदि हम बोलते हैं कि कोई एक बंदा 1 करोड़ रुपीस, मतलब 1 करोड़ का मतलब कितना होता है 10 रेज टू पावर 7 रुपीस पर सेकंड खर्च कर रहा है। 10 रेज टू पावर 7 ही होगा ना, ये 10 रेज टू पावर 8 होगा 1 करोड़। 7 बिल्कुल। तो अब समझिए इतने पैसे एक सेकंड में खर्च करता है, मतलब n इंटू n इज नंबर ऑफ सेकेंड्स इंटू 10 रेज टू पावर 7। कितने सेकंड लगेंगे खर्च करने के लिए? वो कितना होगा 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। तो n इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 डिवाइड बाय 10 रेज टू पावर 7, तो विच इज 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 16 सेकेंड्स लगेंगे। सेकेंड्स इतने हैं। आप लोग कुछ एक बच्चे ने ये वाला आंसर दिया था तो वो सेकेंड्स का आंसर है। अब
आप इसको ईयर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, जो क्योंकि क्वेश्चन में ईयर्स पूछा है, तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻16 डिवाइड बाय 60 मिनट्स होगा, डिवाइड बाय 60 आवर्स होगा, इंटू 24 इंटू 365, ये ईयर्स हो गए। समझ में आ गया? विच इज 3 2 5 तो 6 कैलकुलेटर ले लेता हूं यार, क्यों इतना दिमाग लगाऊं, क्यों इतना खून जलाऊं अपना, जब मेरे पास कैलकुलेटर की सुविधा है। मेरे को थोड़ा ना पेपर लिखना है। सर इसमें 6.022 को 6 ले सकते हैं आप? बिल्कुल ले सकते हो, कोई इशू नहीं है उस चीज में। तो ये आ जाएगा 1.9 इंटू 10⁻, ये आ जाएगा 1.9 इंटू 10⁻9 ईयर्स। इतना टाइम लगेगा, इतने साल लगेंगे यदि कोई एक क्या कहते हैं उसको, एक मूल रुपए खर्च करने लगेगा। तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड आउट एरिया occupied by 1 mole square blocks या square sheets if edge length of square of sheet is 6 माइक्रोमीटर। बस ये सॉल्व कर दीजिए, उसके बाद सीधा मुद्दे पे उतर जाएंगे। 6 नहीं, is 1/6 micrometers. बोलू बोलो ना। 10⁻11 मीटर स्क्वायर। 10⁻11 मीटर स्क्वायर। सर हाँ 16.6 into 10⁻9. this is more fruitful I think. 022 को 6 इसलिए कट हो गया। नहीं कोई बात नहीं, वो तुमने सही पकड़ा है, पर फिर भी थोड़ा सा कैलकुलेशन तो 1/6 to the power 10 to the power 11 1/6 इधर सब
एरिया क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ 1 स्क्वायर यूनिट कितना होएगा? ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/6 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर, तो 1/36 इंटू 10⁻⁻12। अब आपको 1 मोल यूनिट्स का एरिया चाहिए, तो Na मतलब 6 इंटू 10⁻23 इंटू 1/36 इंटू 10⁻12 6, तो ये आ जाएगा 1/6 -12 -12 11, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से जो कॉपी करना है कॉपी कर लो, वरना फिर आगे बढ़ेंगे और अब पढ़ेंगे केमिस्ट्री। हो गया मजाक बहुत सारा। सर लिख लिया। ठीक है, आप सब लोग भी थोड़ा थोड़ा बोल सकते हो ना, बाकी सब लोगों को बोलने पे टैक्स नहीं लगाया हम लोगों ने। मतलब बोलने का मतलब मुझसे बात कर सकते हो। चलिए, हो गया। अब अपन ये बेसिक केमिस्ट्री हो गया, इतना करवाना था अपन सीधा, और आगे मुद्दे पे चलते हैं। मोल का इतना रिलेशंस करवाना था, काउंटिंग वाला वो करवा दिया। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, और जो अगला चैप्टर होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो अपन चालू करेंगे वो होगा पीरियोडिक टेबल। मजाक हो गया बहुत ज्यादा। सबसे पहले पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, फिर पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। सर अभी तक चलिए। जो करा वो कौन सा चैप्टर था? यार ये जनरल केमिस्ट्री था, इसमें हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा मेंटल ओरिएंटेशन, थोड़ा सा एटम्स, थोड़ा सा ये सब कुछ पहली बार डिस्कस करते हैं। अभी तक अपन ने कुछ पढ़ा नहीं। मैं जनरल केमिस्ट्री इसलिए बोलता हूँ इसको कि केवल ओरिएंटेशन होता है कि अपने को क्या क्या करना होता है, काउंटिंग कैसे होती है, कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन में एक शब्द आए मोल, तो आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए क्या हो रहा है, वैसा है। तो अभी अपन ने कुछ पढ़ा नहीं है, अभी अपन ने जनरल केमिस्ट्री पढ़ी, ओरिएंटेशन ऑफ केमिस्ट्री ऐसा बोल सकते हो। चैप्टर तो अपन अब पढ़ेंगे, और वो पढ़ेंगे मतलब अभी भी नहीं पढ़ेंगे, अभी भी 2 दिन के बाद चालू होएगा। अभी तो अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिना ना पीरियोडिक टेबल पढ़ी जा सकती है ना समझी जा सकती है। तो अभी अपन सबसे पहले पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स। समझिए क्वांटम नंबर्स भी। सर ये भी जनरल केमिस्ट्री का ही पार्ट है? बिल्कुल, अभी ये भी जनरल केमिस्ट्री का ही पार्ट है, ऑल्दो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में आता है मोर प्रिसाइजली, पर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर तक अभी है ना, ये हमारे सिलेबस की लिमिटेशन है कि जो कान पकड़ने का तरीका होता है वो थोड़ा सा रैंडम हो जाता है शुरुआत में, थोड़ा सा लगता है बस, बाकी कुछ वैसा नहीं है। अब मुझे ये बताइए, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? भाई अपने को सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं वापस से। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है प्रोटॉन, हमारे पास आता है न्यूट्रॉन, और हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये इनसाइड न्यूक्लियस है, और अपने को पता है कि न्यूक्लियस का है, न्यूक्लियस इज इन सेंटर ऑफ एटम, नॉट एन इश्यू। सारा का सारा प्रॉब्लम जो है वो है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन कहाँ अवेलेबल होता है ये बताइए, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या होती ऑर्बिट्स में, आउटर मोस्ट है? बिल्कुल, शेल्स इन एटम। देखिए कुछ लोगों ने ऑर्बिट्स बोला है, बिल्कुल ऑर्बिट्स होता था, अब नहीं होता। यूज्ड मतलब ये
प्रीवियस थ्योरीज के हिसाब से था, अपने को भी पढ़ना है ये थ्योरीज, ऐसा नहीं है कि अपन नहीं पढ़ेंगे, मतलब प्रीवियस थ्योरी मतलब बोर्स थ्योरी, ठीक है। पर अभी जो अपन मॉडल पढ़ते हैं या अभी जो अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं या अभी अपन जो भी कुछ पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटॉमिक मॉडल, उस मॉडल का नाम है श्रोडिंगर, SCHRODINGR, श्रोडिंगर मॉडल। और इसके हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है शेल या फिर मोर प्रिसाइसली ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल शेल के अंदर होता है। समझ में आ गया? श्रोडिंगर मॉडल के हिसाब से इस चीज को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी बोलते हैं, इस चीज को अपन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी बोलते हैं। समझ गए? अब जरा बात करते हैं इस बारे में, क्वांटम मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, श्रोडिंगर मॉडल, जो भी कुछ अपन इसका नाम दे रहे हैं उसके बारे में। अब ऑर्बिटल क्या होता है आपके हिसाब से? कभी किसी ने ये ऑर्बिटल नाम का टर्म सुना है? आप लोगों में से कुछ लोगों ने तो पक्का सुना हुआ होगा। जिन सर लोगों ने जहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलते हैं उसको ऑर्बिटल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं या नहीं मिलते, मतलब क्या होता है वो एग्जैक्टली? शेल्स का पार्ट होता है सर, वो सब शेल्स बोल सकते हैं मुझे। नहीं, सब शेल्स नहीं बोल सकते, उसको ऑर्बिटल ही बोल सकते हैं। और बताइए। वहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज्यादा है। एग्जैक्टली, चांस ज्यादा होता है, बिल्कुल सही। तो जरा सबसे पहले ऑर्बिटल समझते हैं। ऑर्बिटल्स, इट इज पार्ट ऑफ न्यूक्लियस where probability of finding an electron is maximum। इस चीज को बोलते हैं ऑर्बिटल। देखिए, जो शेल डिफाइन होता है ना वो ऐसा होता है कि आप लोगों को मैं दिख रहा हूं या लैग आ रहा है हल्का हल्का? सर थोड़ा सा लैग है पर मिनिमम है। तो लैग है सर, आवाज क्लियर है, वीडियो लैग है। मेरे को मालूम। प्लीज जरा मेरे को सुनिए, अब लैग नहीं आएगा पर वीडियो थोड़ा सा अनक्लियर होएगा, बोर्ड अनक्लियर होएगा, बट लैग नहीं आएगा। ठीक है। हाँ, वो ट्रेड है एक तरह का कि भाई अपने को क्या चीज चाहिए होती है। मेरे को उस वक्त जब नोट्स करवा रहा होता है तो मेरे को बोर्ड साफ चाहिए होता है। आप लोगों को बोर्ड पे जो लिखा है वो समझ में आ रहा है कि हेजी है? थोड़ा बहुत दिख रहा है सर अच्छे से। सर समझ रहा है, पढ़ते आ रहा है। सर लैग ठीक था। नहीं, लैग मैं जानता हूँ, लैग ठीक है, पहले सुन लीजिए। हमने बोला कि हमारे पास यहाँ सेंटर पे एटम है, इसके चारों तरफ यहाँ पे जो है, जो ये है, ये पूरा एक स्फेरिकल रीजन है जो शेल है। अब इस पूरे शेल में, मतलब इनके एग्जैक्ट सेंटर में यहाँ पर कहीं पे न्यूक्लियस होता है। इस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है। अब ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन्स हर जगह है, नहीं है। तो जैसे ही मेरी जो फिंगर्स है ना, ये फिंगर्स है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये जो फिंगर वाला रीजन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, और इस वाले रीजन को बोलते हैं ऑर्बिटल। पूरे शेल में नहीं है, मतलब यहाँ पर ऐसे रीजन होंगे, हर शेल में ऐसे रीजन होंगे, ऐसे अभी दिख रहा है जो बीच में स्पेसेस है, जहां पर मेरी फिंगर्स नहीं है वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो वैसे रीजन्स भी होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और वैसे रीजन्स भी होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन होता है। तो जहां इलेक्ट्रॉन होता है उस वाले रीजन को बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या ये चीज क्लियर है? हाँ यस हाँ सर। पक्का? ऑर्बिटल सर। क्लियर है? ऑर्बिटल क्या होता है? यस सर। हाँ सर। बहुत ही बढ़िया। अब मैं इसको बंद कर रहा हूं, अब मैं वापस से हाई रेजोल्यूशन में जा रहा हूं। मतलब वो एक ऐसा ट्रेड ऑफ है कि हाई रेजोल्यूशन एंड स्पीड। मैं भी उसी के लिए कोई एक बीच का पाथ ढूंढ रहा हूँ कि रेजोल्यूशन थोड़ा कम हो जाए पर लैग खत्म हो जाए, और उतना कम भी नहीं, इतना उसमें था। आगे समझिए। तो ऑर्बिटल्स
वो रीजन है। अब किसी भी ऑर्बिटल को डिफाइन किया जाता है, द ऑर्बिटल्स आर डिफाइंड in any atom with the help of quantum numbers. क्वांटम नंबर से अपन उनको डिफाइन करते हैं। और ये क्वांटम नंबर कैसे आए? क्वांटम नंबर्स आर प्रपोज्ड बाय या वर quantum numbers were discussed by Schrödinger wave, by Schrödinger, SCHRODIN, Schrödinger in its model, ठीक है, which discuss orbital, and there are four quantum numbers जो किसी एटम, किसी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन डिस्कस करते हैं। और ये 4 क्वांटम नंबर कौन से हैं? सबसे पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है अजीमुथल या एंगुलर क्वांटम नंबर, तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, इतना कॉपी करिए, फिर इसके बारे में क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। इतना कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ नहीं राही, ऑर्बिटल्स आर नॉट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, दे आर आउटसाइड न्यूक्लियस, जहां इलेक्ट्रॉन होंगे। राही क्लियर है? सर डेफिनेशन में Yes, sir. पार्ट ऑफ न्यूक्लियस लिखा है। अरे यार सॉरी, पार्ट ऑफ एटम, न्यूक्लियस कैसे लिख दिया मैंने? दे आर पार्ट ऑफ एटम, सॉरी, न्यूक्लियस पार्ट ऑफ एटम, सॉरी। इसीलिए वो कंफ्यूजन हो गया शायद आपको। यस वेद नारायण, बिल्कुल सही बात है। इनका मतलब क्या है अपने को पढ़ना है सुजीत, अभी पढ़ेंगे अपन। सर बोल बेटा। सर जो KLMN शेल्स होते हैं, तो वो नील बोर ने दिए थे या स्क्वाडिंगर? ऑर्बिट्स KLMN नील बोर ने दिए थे और शेल श्रोडिंगर ने। ओके सर।
सर आपकी आवाज बहुत मतलब नहीं आ रही ढंग से। कॉपी कर दो, आवाज अच्छे से भी आएगी, टेंशन नहीं लो। हो गया सर। सर हो गया। हो गया सर। सर हो गया। चलिए, आपके हिसाब से ये मतलब आपका इतना कॉपी हो चुका है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। सर वो सेकंड क्वांटम नंबर का नाम क्या है? चलिए, अब ये जो क्वांटम नंबर्स हैं, क्वांटम नंबर में सबसे पहला जो क्वांटम नंबर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ही शेल नंबर भी बोलते हैं। समझिए, जरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब समझते हो। आपसे आप क्या आप लोगों को आवाज आ गई है पूरी प्रॉपरली? हाँ सर। Yes, सर। हाँ सर। ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गए थे। ठीक है, सर वीडियो लाइव हो रहा है। वीडियो लैग हो रहा है यार, ऐसा नहीं बोलो। हाँ बहुत ज्यादा लैग हो रहा है सर। बहुत सर ज्यादा पॉज हो गया। हाँ सर। ऐसा नहीं होना था। सर आप दूसरे वाले डील कर लो, थोड़ा हेजी चलेगा। अभी ठीक है या अभी भी लैग है? यस सर, सर थोड़ा ठीक है। लैग है सर अभी। लैग है। समस्या है कि एक्सपोजर की। अभी ठीक है थोड़ा सा? यस हाँ सर। सर सिर्फ आपका वीडियो पिन कर दीजिए। क्या हो गया? वीडियो पिन कर सर दीजिए। मैंने मेरा वीडियो पिन किया हुआ है, आपको अपनी स्क्रीन पर वीडियो पिन करना होगा। हाँ आर्यन बोल भाई। सर पिन कैसे? उसके ऊपर सर मेरे गलती से। ऊपर जहां मैं दिख रहा हूँ ना, उस पर क्लिक कर, वो अपने आप पिन हो जाएगा। उसके बाद फिर पिन का ऑप्शन आएगा। प्रॉब्लम क्या है ना यस कि सर। ये वाला वीडियो, ये जो वीडियो क्वालिटी होती है, मैं ऑब्जर्व नहीं कर सकता हूँ मेरे पास दूसरी स्क्रीन में, क्योंकि फिर उसके अंदर कुछ नहीं आता है इसमें, इसलिए मेरे सर को हो पता गया। नहीं लगता है। अभी बोर्ड पे साफ सर दिख रहा ठीक है, वीडियो मतलब पढ़ तो सकते हैं हम। हाँ ठीक है, सर। हाँ सर पढ़ सकते। पढ़ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आई एम ट्राइंग कि कुछ ऐसा हो जाए कि लैग वैग समस्या ही नहीं होगी। इसमें बिल्कुल लैग नहीं आता, मुझे मालूम है, ये मैंने बहुत यूज किया है पहले। समझिए प्लीज, अपने पास जो लिमिटेड, जो ये टॉपिक है, शेल नंबर किस चीज से रिप्रेजेंट करता है? अपन एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताना चाहते हैं। जैसे आप लोगों का एड्रेस होता है, जैसे मान लो अपने को 3SJE की बिल्डिंग देखी है आपने किसी ने? हाँ सर। हाँ सर। यस देखिए कहां पर है? निशा प्राइड। मलाबार गोल्ड कोस्ट के पास। बिल्कुल। तो आप क्या करते हो कि यदि कोई आपसे पूछे, कोई कोई रशिया, आप लोग रशिया जाओ, रशिया में पूछे कि भैया बताओ कहाँ कोचिंग करते हो, इमेजिन करने का है, तो आप क्या बोलोगे? कि एक देश है इंडिया, ठीक है? वो जो देश है ना, वो शेल नंबर है। उस देश के अंदर एक स्टेट है, जिस स्टेट का नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक सिटी है औरंगाबाद, और औरंगाबाद में एक रोड है जालना रोड, जहां पर एक कोचिंग है। ऐसा ही बोलोगे ना, या कुछ और बोलोगे? या आप बोल दोगे ओके इट्स इन औरंगाबाद? नाउ सम पीपल जिनको आपको आपने बोला, वो लोग पहुंच गए बिहार। ऐसा होएगा कि नहीं होएगा? सर होता रशिया है वाले क्या? कोई लैग नहीं। अरे मान ले यार, तू ऐसे ऐसे मान नहीं सकता है। मैंने मान होता लिया है। कि तू ऐसे है, तो मैं मान नहीं लेता हूँ। ऐसे अच्छे बच्चों की तरह नहीं मान सकता है कि मान ले रशिया में तेरे से किसी ने पूछा, तो क्या बोलेगा?
हैं? रशिया वाले क्यों आएंगे? रशिया वाले आएंगे तेरे ऐसे टैलेंट को ढूंढते हुए कि इतना जीनियस बच्चा कहाँ पढ़ता है। हाँ, तो पॉइंट ये है कि आप जब कभी किसी को किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस देते हो ना, तो आप बहुत ही बाहर की चीजों से चालू करते हो। वो जो सबसे बाहर की चीज होती है, जैसे जो कंट्री बोला है, वो यहाँ पे शेल नंबर है या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब उस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर एक स्टेट है महाराष्ट्र, उस महाराष्ट्र का जो करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के लिए है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। फिर है औरंगाबाद। मतलब बेसिकली समझिएगा, एक इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनमें से एक पर्टिकुलर स्टेट महाराष्ट्र है। उन एक पर्टिकुलर स्टेट महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे सिटीज है जिनमें से एक पर्टिकुलर सिटी औरंगाबाद है। और उस औरंगाबाद में दुनिया भर की रोडें हैं, उनमें से एक पर्टिकुलर रोड जालना रोड है। समझ में आया? वैसा ही है ये। नंबर स्पेसिफिकेशंस है। हाँ, मतलब बिल्कुल, कि जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एक यूनिक चीज, उस यूनिक चीज के अंदर बहुत सारे वैल्यूज हैं जिसमें से एक पर्टिकुलर वैल्यू अपने लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर है। फिर उस अजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए बहुत सारे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, पर एक स्पेसिफिक वैल्यू हमारे काम का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। और फिर उस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हमारे पास दो चीजें जिनमें से एक हमारे काम का, एक हमारे काम का नहीं है। वैसा समझ में आया? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। सर हाँ सर, समझा। चलिए, गुड है यार। इसको थोड़ा सा ऊपर में कर देता हूँ इससे कि ना आपको भी अच्छा दिखे और मुझको भी अच्छा लगे। हाँ, समझिए। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को अपन ने नाम दिया है शेल नंबर का। और शेल नंबर, इसकी अब इसके लिए कुछ रूल्स हैं। जैसे इसकी वैल्यूज कहां से कहां तक हो सकती हैं। इसकी वैल्यूज हो सकती हैं 1 से लेकर इंफिनिटी तक। मतलब 1, 2, 3 से लेकर इंफिनिटी तक विद इंटीग्रल डिफरेंस। इंटीग्रल डिफरेंस मतलब एक एक का डिफरेंस होना चाहिए। हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। और जो शेल होंगे, मतलब आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो लिखा है, उसके हिसाब से आपके पास, मतलब इसके लिए फिर इनके एक नाम होंगे। इट रिप्रेजेंट्स, या समझिए, there are alphabetical notations for each shell number K, L, M, N, O, P 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on and so on। ठीक है, आगे। These represents energy level or these represents energy level or size of shell। मतलब आप इसको एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट करने के काम में लेते हो या फिर साइज काउंट करने के काम में लेते हो। हायर द वैल्यू ऑफ एन, मतलब अब इसका जो एक रिप्रेजेंटेशन है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय एन। मतलब यदि हम बोलेंगे कि हम n की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। हायर द वैल्यू ऑफ n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हायर
the energy and more the radius. मतलब यदि मेरे को एनर्जी कंपेयर करनी हो, एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल, और मुझे कंपेयर करनी हो एनर्जी ऑफ फोर्थ शेल, तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? फोर्थ शेल की एनर्जी ज्यादा होगी. फोर्थ शेल की एनर्जी ज्यादा होगी. आर वी क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. आर्यन भाई Yes. बोल. सर आपने बोला कि वैल्यूज ऑफ दिस इज स्टिल इन्फिनिटी, पर शेल्स तो बस 8 ही होते हैं ना? क्योंकि वो आपने अभी तक 8 ऑब्जर्व किया, आपको थोड़ी ना मालूम है कि आपने कितने कितने एलिमेंट्स डिस्कवर कर लिए. वंस यू गेट टू नो ऑल द एलिमेंट्स, तब फिर पिक्चर अलग हो जाएगी ना. आपको पता ही नहीं कितने एलिमेंट्स हैं. ओके, प्लीज कॉपी करिए. सर बोल बेटा. आप थोड़ा सा ऊपर ले सकते हो क्या स्क्रीन? वो शेल की बात करे दिख रहा है रिप्रेजेंट. यार मैं ऊपर ही लेने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत देर से. वो क्या हो रहा है ना, वो अपने आप ये सेट पे पहले बहुत मेहनत करके सेट किया था इस बेचारे को. अरे यार रुक जा, थोड़े से ना इसके एंगल चेंज कर देता हूँ, फिर आपको ये साफ दिखेगा. अभी दिख रहा है? यस सर. हाँ, इसकी एक तरफ की एंगल चेंज कर दिया. सर हाँ बेटा बोल. सर वो क्या हायर द एनर्जी एंड. रुक जा, एक मिनट रुक. अरे यार क्यों मेरे को किसी ने कॉल किया है? प्रधानमंत्री हूँ क्या कोई? मैं मीटिंग से बाहर क्यों चला गया? हाँ, अब तुमको बिल्कुल साफ दिख रहा होगा. Yes, sir. सर वही है ना यार, ट्रेड ऑफ ही ऐसा है. अब इसकी समस्या क्या है कि इसको पूरा एंगल चेंज हो जाता है इस पे. सर वो हायर द एनर्जी एंड के बाद क्या है? मोर है मोर क्या? द रेडियस. हाँ, हायर द एनर्जी एंड मोर द रेडियस.
डन सर। ओके सर डन। ओके चलिए अब सर सिंपल, हाँ बोलो। सर वो वैल्यूज 1 2 3 टिल इंफिनिटी विद इंटीग्रल डिफरेंस मतलब इंटीग्रल डिफरेंस मतलब सर आवाज अटक रही है आपकी। हाँ सर आवाज बहुत ज्यादा। ऐसे मत बोलो यार, अभी वीडियो आ पे अटक जाएगी। गया। वीडियो भी लैग हो गया है। हाँ जी, हाँ वीडियो लैग नहीं हो रहा होगा, ठीक है। वीडियो भी ला रहे हैं। नहीं वीडियो अभी भी लैग है, नहीं नहीं सर। नहीं ला रही है, बता रहे हैं। इसमें लैग नहीं आता है, मतलब इसमें लैग नहीं आता है, मतलब है कि आई हैव बीन यूजिंग दिस, इसको मैंने बहुत हाई उसके ऊपर भी यूज किया हुआ है। खैर आगे समझिए। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये होता है, सर बोलो। सर एक बार वो इंटीग्रल डिफरेंस का क्या है वो फिर से बताओ। इंटीग्रल डिफरेंस का होता है विद द डिफरेंस ऑफ 1, मतलब जैसे तूने कहा 1 2 3 4, ये इंटीग्रल डिफरेंसेस हैं। जैसे तू बोल दे कि 1 एंड 1.5, तो 0.5 का डिफरेंस है, वो इंटीग्रल डिफरेंस नहीं है वैसा। समझ में आ गया भाई? 1 1.5 2 2.5। हाँ बोलिए बोलिए। बोलिए भाई, आवाज साफ आ रही है ना अभी तो? यस सर। यस सर। हाँ सर। चलिए, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, total number of orbitals in a shell is equals to n square, and total number of electrons in a shell is 2n square. ये अपन आगे यूज करना सीखेंगे, अभी अपने को इतना यूज नहीं करना है, अपन ने सिर्फ नोट्स बनाए हैं, इसलिए आपके साथ होना चाहिए। बाकी इसको जब अपन आगे डिस्कशन करेंगे तब करेंगे। हाँ इसके बाद है, ऊपर वाला दिख रहा है, ऊपर वाली लाइन नहीं दिख रही है सर, फर्स्ट लाइन दिख रही नहीं। ऊपर लीजिए। हाँ अभी दिख रहा है सर। आगे जो सर दूसरा थोड़ा है, नीचे लिखो। दूसरा है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। दूसरा है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय एल, ठीक है। और इस एल की वैल्यूज होती हैं, मतलब जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज ऑफ एल ये होती हैं 0 to n-1 with integral difference, with integral difference। जरा समझते हैं इस चीज को, वैल्यूज को समझते हैं। भाई हमने लिखा कि हमारे पास n इक्वल टू 1 है, यदि n इक्वल टू 1 है तो जो l की परमिसिबल वैल्यूज हैं वो कितनी कितनी होंगी? 0 0 होगी, और n-1, 1 - 1 इज 0, तो बात ही खत्म हो गई। पर यदि मैंने लिखा n इक्वल टू 2 है तो जो l की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 0, और n-1 कितना है इसमें? n-1 इज 1, तो ये होगा 1। पर यदि मैंने कहा n इक्वल टू 5 है तो ये क्या होगा? 0 to n-1, मतलब 0 to 4, तो ये वैल्यूज होंगी 0 1 2
3 and 4। तो ये होती हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर्स और उनकी वैल्यूज। अब इनके लिए भी -1 तक जाएगा। क्या हो गया सर? तो ये इन्फिनिटी -1 तक जाएगा ना? बिल्कुल इन्फिनिटी -1 तक जाएगा। अभी तक डिफाइन 0 1 2 3 हुए हैं, क्योंकि अभी तक इतने एलिमेंट्स है उसमें 0 1 2 3 में काम हो जाता है। इनका जो रिप्रेजेंटेशन है या इनके लिए जो नोटेशन है वो अलग अलग, उसके लिए अलग अलग है। मतलब 0 को अपन लोग S लिखते हैं, 1 को P S P, 2 को D और 3 को F। ये है अजीमुथल क्वांटम नंबर। अब अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है? अजीमुथल क्वांटम नंबर इज सबशेल। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे अजीमुथल क्वांटम नंबर सबशेल है। मतलब हमारे पास जो सबशेल होते हैं, मतलब हमारे पास जो सबशेल होते हैं वो सबशेल ये हैं। मतलब हमारे पास सबशेल क्या होता है? शेल के अंदर सबशेल, मतलब शेल का एक छोटा पार्ट है सबशेल, जो अपन अजीमुथल क्वांटम नंबर बोल रहे हैं वो। सर पर ये तो ऑर्बिटल्स के नाम है ना? नहीं, ऑर्बिटल्स के नाम नहीं, ऑर्बिटल्स कभी आएंगे। सर तो क्या सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स होंगे ना? बिल्कुल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है। अब ये जो नोटेशन आती है, मतलब इसको अपन अजीमुथल बोलते हैं, इनको अपन सबशेल बोलते हैं। सबशेल या अजीमुथल क्वांटम नंबर। अब ये एस नाम कहां से आता है और या इसकी शेप क्या होती है? एस नाम आता है जो नेम है इनका, मतलब ये हो गया नंबर, ये हो गया नोटेशन। जो नाम है एस का वो है शार्प, पी का नाम है प्रिंसिपल, डी का नाम है डिफ्यूज्ड और एफ का नाम है फंडामेंटल। यदि अपन इनकी शेप की बात भी कर ले, यदि अपन बोल दे कि इनकी शेप क्या क्या है, तो जो एस है वो है स्फेरिकल, जो पी है वो है डंबल, जो डी है वो है डबल डंबल। सर ये शेप किसका है? ये शेप इन सबशेल्स का है। और एफ है, ये है कॉम्प्लेक्स। जरा बात करते हैं भाई, हमने कहा एस सबशेल कैसा दिखेगा, तो एस सबशेल होगा ऐसा, स्फेरिकल, एस स्फेरिकल। हमने कहा पी कैसा है, तो पी दिखेगा आपको डंबल, डम्बेल। डंबल कैसा होता है? ऐसा। ठीक है, मतलब बीच से डंबल जानते हैं ना, एक्सरसाइज करने वाला, तो बीच से पतला और दोनों तरफ से फूला हुआ, उसको बोलते हैं डंबल। सी डी डबल डंबल। सर मतलब ये सबसेल शेल के पार्ट होते हैं ना, तो उनका शेप ऐसा रहता है? बिल्कुल, ये होगा ऐसा, ये है डबल डंबल शेप। और कॉम्प्लेक्स शेप वो है जो अपने को नहीं पता। आर वी क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। कॉपी कर लीजिए प्लीज, कॉपी कर सर। लीजिए। रेजोल्यूशन बढ़ा दूं? सर स्क्रीन ब्लर। यस। अभी साफ है? अभी तो साफ है। सर। बोलो।
सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी 4 ब्लॉक जो है वो भी SPDF ही है, तो बिल्कुल। इनका उनका कनेक्शन कुछ है क्या? एग्जैक्टली इसीलिए अपन पहले ये पढ़ रहे हैं, इसी एस के नाम पर एस ब्लॉक है, इसी पी के नाम पे पी ब्लॉक है, इसी डी के नाम पे डी ब्लॉक है, इसी एफ के नाम पर एफ ब्लॉक है। इनके बिना आप एसपीडीएफ ब्लॉक डिस्कस नहीं कर सकते, इसीलिए पहले ये पढ़ाना जरूरी है पीरियोडिक टेबल से। समझ गए? वो जो पीरियोडिक टेबल में एसपीडीएफ ब्लॉक है ना, वो एसपीडीएफ ब्लॉक यहीं से आते हैं। हाँ ओके सर। ग्रेट। बोल सकते हैं बेटा, बिल्कुल सही बात है। ये बात मैं किसको बोल रहा हूँ? ये बात मैं बोल रहा हूँ अश्मित, बिल्कुल सही। अपन ऐसा बोल सकते हैं कि शेल के बाद सब शेल के बाद ऑर्बिटल, वैसा ही होता है। सर हो गया लिख के। ग्रेट, चलिए। सर लिख के हो गया तो लीव कर सकते हैं। अरे मैं बात कर रहा हूँ ना, 2 मिनट रुक जा। हाँ चलिए, आप सबका ये लिख के हो गया। प्लीज यहाँ तक पढ़ के आइएगा। कल अपन पूरा क्वांटम नंबर्स खत्म कर लेंगे मोस्टली, और फिर नेक्स्ट वीक से अपन नया चैप्टर चालू करेंगे। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कल पूछ सकते हैं। आई होप कि जो चीजें अपन पढ़ रहे हैं वो आपको क्लियर हो रही हो। थोड़ा सा अपने को कम्युनिकेशन बढ़ाने की जरूरत है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो चुप रहते हैं, उनको चुप रहने की जरूरत नहीं है। यदि उनको कुछ भी दिमाग में आ रहा है तो वो बोल सकते हैं, नहीं तो टाइप कर सकते हैं।
मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं हमेशा चैट पढ़ता रहता हूँ, पर मैं जैसे ही स्क्रीन से फ्री होता हूँ तो मैं फिर चैट पढ़ने भी जा रहा होता हूँ, कि वो चैट में एक अलग स्क्रीन पे चल रही होती है। ठीक है, तो प्लीज आप पढ़ाई करिए। हाँ वेंकटेश, इसके बारे में बात करेंगे बेटा, बहुत लंबी बात होगी इन चीजों के बारे में। ये पूरा इंटरप्रिटेशन आएगा, वक्त आएगा जब। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। बस Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. बाय सर। थैंक यू सर।